नमस्कार। सूजत समाचार के विशेष कार्यक्रम आयुष्मान राजस्थान में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं आज लोकेंद्र शर्मा जी और डॉक्टर साहब जो हैं वो पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं अलवर मेडिकल कॉलेज के और अभी आरयूएचएस में जो हैं वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरीके की स्थितियां हैं, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है, मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसको लेकर अभी चिंता का विषय है? इस समय देखो, सबसे ज़्यादा जैसे ही मौसम चेंज होता है तो एक ये रूटीन प्रोसीजर है कि वायरल इन्फेक्शंस बढ़ने लग जाते हैं। अब जैसे ही वायरल इन्फेक्शन अगर जैसे बढ़ते हैं तो जुकाम की बुखार और ये बीमारियां बढ़ जाती है। कुछ इसके साथ जुकाम के साथ और मौसम चेंज होता है तो दस्त और इसकी शिकायतें भी आने लग जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अपन को स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा मौसम चेंज होने की वजह से आपको ठंड से बचना चाहिए और इन सब चीज़ों की सावधानी की ज़रूरत है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस समय जो है आईएमए की पूरे देश में डब्ल्यूएचओ की एक मुहिम चल रही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोग्राम जो है, क्योंकि आने वाले समय में अपन को एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी। एंटीबायोटिक के लिए एक तरह से वर्ल्ड वॉर की तरह इसको देखना चाहिए। तो इस मौसम चेंज होने में ऐसा नहीं हो कि आप चिकित्सक को दिखा के ही दवाइयाँ लें, और एंटीबायोटिक तो एटलीस्ट बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं लें, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस वैसे ही बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में अपन को एंटीबायोटिक्स की नई खोज हुई नहीं और एंटीबायोटिक्स मिलेंगी नहीं, आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी नहीं। तो इस समय मैं आईएमए का एक तरह से मैं एक कमेटी में हूँ। आईएमए ने मुझे ट्रेनिंग दी है और डब्ल्यूएचओ के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मौसम बीमारियाँ जैसे ही शुरू होती है, मौसम चेंज होता है तो एक रूटीन है कि साल में 2-3 बार सभी के इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप दवाइयाँ लें, चिकित्सक की सलाह से लें और एंटीबायोटिक का स्वयं यूज ना करें। अगर शुरू करें तो उसको पूरा 3 दिन के लिए लें। ये प्रिकॉशन, ये जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है। यही एक हमारा पब्लिक अवेयरनेस के लिए किया जाना बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर साहब, मौसम चेंज होता है, जैसे सर्दी से हम गर्मी में आए तो एक ये जो ट्रांजिट पीरियड है इसके अंदर जनरली जो है वायरल इन्फेक्शन काफ़ी फैलते हैं। तो क्या हम, क्योंकि प्रिकॉशन बहुत बड़ी बात होती है, तो हम प्रिकॉशन किस तरीके से कर सकते हैं ताकि हम दवाइयों तक न जाएं? उससे पहले अगर प्रिकॉशन कर लें तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वो प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए जिसकी वजह से हम उन बीमारियों से बच सकें। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मौसम चेंज हो रहा है और एक तो इन्फेक्शन से बचे, तो उसके लिए जैसे आपने ध्यान दिया हो कि अपन कोविड के टाइम में कोविड बिहेवियर की बात करी थी। तो जैसे ही अगर वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, खांसी जुकाम अगर ये बढ़ता है, निमोनिया, ये चीज़ें बढ़ती हैं, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपन को कोविड बिहेवियर रखना ज़रूरी है। अगर किसी के इन्फेक्शन है तो मास्क लगा के रहे और कहीं ऐसी क्लोज स्पेस में नहीं रहे, और जहाँ तक पॉसिबल हो, बीमार है, जुकाम हो रही है, खांसी हो रही है, बुखार है, तो वो ऑफिस में ना जाए। बच्चे अगर बीमार हों तो उनको स्कूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अगर वो जाएंगे स्कूल में तो और लोगों को फैलेगा, बीमारी बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों के होगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर ये सब वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ये सब सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, इनके लिए चिंता ना करें और अपने स्वयं के द्वारा एंटीबायोटिक ना लें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल बच्चों में जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ का अभाव है। आजकल बच्चे जो है मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, व्हाट्सएप सिंड्रोम, ऐसे नई नई बीमारियों से ग्रसित हैं जो मोबाइल से रिलेटेड है, नोमोफोबिया। तो इन सब वजहों से बच्चों को ये सब चीज़ों को अवॉइड करके बच्चों को फिजिकल थेरेपी अगर देंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, आउटडोर गेम्स खेलेंगे, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और इस तरह की बीमारियां नहीं होंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ की जागरूकता किया जाना बच्चों को, और पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है कि अगर पेरेंट्स फिजिकल एक्टिविटी करेंगे अपने आप को, तो स्वस्थ रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम रहेंगे। डॉक्टर साहब, शहरों में तो आमतौर पर अवेयरनेस मिल जाती है। सरकार के तौर पर हम कैसे देखें कि गाँव तक जो है वो इन चीज़ों को लेकर सरकार कितनी सजग है और किस तरीके से काम कर रहे हैं? डॉक्टर्स किस तरीके से जो हैं गाँव ढाणी तक पहुँच रहे हैं और किस तरीके से पीएचसी, सीएचसी में जो है वो लोगों को इलाज मिल रहा है? देखो, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो गांव-गांव में स्कूलों में या अस्पतालों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं। तो ये अपन ऐसे नहीं कह सकते कि बीमारी हुई, बीमारी बढ़ गई। सरकार के जितने भी प्रोग्राम है, चाहे नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हो या और जितने भी प्रोग्राम चलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य, नेशनल मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता प्रोग्राम चलते हैं, ये सब प्रोग्राम साल भर चलते हैं। अब मलेरिया, इस समय जैसे बुखार है तो मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ने लगेगा जैसे जैसे मौसम चेंज होगा। तो फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है,
तो ये सारे प्रोग्राम है सरकार के द्वारा रेगुलर जो है इसकी साल भर मॉनिटरिंग चलती है, साल भर इसकी तैयारी चलती है कि आने वाले टाइम में कितना होगा। जैसे अब कूलर में पानी डालना है, कूलर को साफ करना है, कूलर को पेंट कराना है, ये सब जो गाइडलाइंस हैं इनके लिए साल भर तैयारी चलती है। और जितने भी साफ पानी इकट्ठा होता है आसपास, उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम सरकार द्वारा रेगुलर किया जाता है। पीएससीज में द्वारा डॉक्टरों द्वारा स्कूलों में जा के जागरूकता कार्यक्रम किया जाता है। और ये एक रेगुलर फिनोमेना है, इसमें अपन चिंतित ना हो, क्योंकि ये जरूर है कि आप मीडिया के माध्यम से सभी मीडिया के लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए, एक पॉजिटिव जागरूकता कार्यक्रम करना चाहिए और सरकार के साथ जुड़ के एक कंधे से कंधे मिला के काम करना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी कमियों को अगर देखेंगे तो वो उससे डर पैदा होता है, डर पैदा होगा तो मरीज सिंपल वायरल इन्फेक्शन में, जो कि ऑटोमेटिक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, उसमें भी घबरा के अगर अस्पतालों में जाएगा तो उससे क्या अननेसेसरी हेल्थ का वर्कलोड बढ़ता है, अननेसेसरी दवाई लेगा तो एंटीबायोटिक अननेसेसरी लेगा, अपने मन से एंटीबायोटिक लेगा। तो आजकल सख्त नियम बन चुके हैं, कोई भी जो भी दवाई की दुकान वाले हैं वो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं दे सकता। अगर वो इस तरह से एंटीबायोटिक देता है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। इन सब को ध्यान रखते हुए लोगों को जागरूक किया जाता है और किया जाना जरूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ जगह जगह राजस्थान में खुले हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के जो चिकित्सक हैं या पीएससी पे जो काम करने वाले चिकित्सक हैं वो जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं। बिल्कुल, जागरूकता की बात हुई तो अवेयरनेस कार्यक्रम सरकार बहुत चलाती है, हर व्यक्ति तक जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, प्रॉपर इलाज पहुंचे, इसके लिए लगातार कोशिश करें। और भजनलाल सरकार जो है इसमें बहुत एक कदम आगे बढ़ते हुए काम करती हुई नजर आ रही है। तो इसका इम्पैक्ट कितना आपको जमीनी स्तर पर नजर आता है? ये सरकार द्वारा जो काम किया हुआ है उन्हीं का नतीजा है कि आज अपन कोविड के में अपन इतने सफल तरीके से अपन कोविड को फेस किया अपन ने। और यही वजह है कि अपन जो सुविधाएं सरकार के द्वारा जगह जगह आईसीयूज बना दिए गए हैं, जगह जगह सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज खुलने से एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ 100% है जो चिकित्सा सुविधाएं बढ़ती है। अब वो बात अलग है कि इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक कम है, लेकिन जब वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑलरेडी रन हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो चिकित्सक हैं उनकी सुविधाएं वहाँ मिल रही है, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज बनने से चिकित्सक जो हैं वो नए नए चिकित्सक आके जुड़ते हैं और स्पेशलाइज्ड बहुत ही एम्स और अच्छी जगहों के ट्रेंड चिकित्सक आके जुड़ते हैं और उस सुविधाओं का विस्तार होता है। ये एक बहुत अच्छी बात है और सरकार के द्वारा जगह जगह मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, उनमें सुविधाएं का बढ़ाव होता है। और अभी हाल ही में सुनने में आ रहा है कि एम्स स्तर के या रिम्स के नाम से पूरे जिला स्तर पे 6 एम्स या रिम्स खोले जाएंगे। वो एक बहुत अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। पहली बार इतने सालों में मैं चिकित्सा से 87 से जुड़ा हूँ, मैं 87 एसएमएस मेडिकल कॉलेज जुड़ा हूँ। पहली बार किसी सरकार ने ये सोचा है कि एक एम्स का इंस्टीट्यूट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाए, जबकि और स्टेट्स ने कई स्टेट्स ने पहले से ही इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाए गए। ये बहुत अच्छी पहल है। अगर रिम्स जैसा इंस्टीट्यूट बनता है तो रिसर्च में बहुत बढ़ावा होता है उसका। और देश विदेश में, अब जैसे हम विदेशों में कई बार कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं, विदेश के कई चिकित्सक हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हम कराते हैं। अभी आरयूएचएस में हाल ही में मैंने कई कॉन्फ्रेंस और आयोजित की, उसमें विदेश से भी चिकित्सक आए। तो आरयूएचएस की इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए वो, और बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया कि सरकार के द्वारा इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। और इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम किए जाना, स्वास्थ्य के जो अभी मौसम चेंज हो रहा है इसके समय में भी जागरूकता कार्य किया जाना बहुत अच्छी पहल है आप लोगों की। ये एक बधाई के पात्र हैं आप लोग इस तरह के कार्यक्रम करते। डॉक्टर साहब, भजनलाल सरकार लगातार कोशिश कर रही है और एक इतना बड़ा पहले ही साल में जो उन्होंने राइजिंग राजस्थान जैसा इवेंट किया उसमें चिकित्सा को भी एक बहुत बड़ा रोल के तौर पर उन्होंने देखा, क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था अगर ठीक होगी, दुरुस्त होगी, तो अगर स्वस्थ होगा तो राजस्थान भी स्वस्थ होगा। हमारे अगर शहरवासी अगर स्वस्थ होंगे तो जो प्रगति उसमें और 4 चांद लगेंगे। तो राइजिंग राजस्थान को लेकर किस तरीके से सरकार के कदम रहे चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो आप इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रकाश डाल सकते हैं इस पर। मैं एक्चुअल में क्या है कई सालों से जेएमए से जुड़ा हूँ। अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे मैं हूँ और आईएमए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसके चिकित्सकों के साथ मैं जुड़ा हूँ। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम जो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चलाता है पूरे देश में, उसकी कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, वो मैं देख रहा हूँ। उसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोग्राम जो आईएमए चलाता है उसको भी मैं देख रहा हूँ। और राइजिंग राजस्थान में आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम जो हैं आरयूएचएस के चिकित्सक, हम लोग राइजिंग राजस्थान के तहत हम मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता जो पूरे अब्रॉड पूरे कंट्री बहुत कंट्री से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। एक सॉफ्टवेयर है ग्लोबल मेंटल हेल्थ असेसमेंट टूल। उस टूल के माध्यम से हम
कई सालों से यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, चिकित्सकों को ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, और ये हम पूरे ग्लोबली करते हैं, जैसे इंग्लैंड और दूसरी कंट्रीज़ में भी करते हैं। अभी हमारा आने वाले टाइम में प्रोग्राम है कि हम इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं नेपाल में, बाली में और कई जगह ऑर्गेनाइज करें। जो हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, ग्लोबल सोसाइटीज़ हैं, वो साउथ ईस्ट एशिया में इस तरह की वर्क कर रही हैं। कुछ फाउंडेशंस हैं जो इस तरह के वर्क कर रहे हैं, जो हेल्थ को और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कर रहे हैं। और राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम मैंने बंगाल गवर्नमेंट के, दूसरी गवर्नमेंट के भी राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम, वहाँ पे भी मुझे इन्वाइट किया गया दिल्ली में कई जगह कार्यक्रम में। लेकिन राइजिंग राजस्थान जैसा कार्यक्रम और स्टेट्स ने कहीं इतने लोगों का माध्यम से इतने लोगों को जोड़ा, इतने कंट्री से लोग आए। राइजिंग राजस्थान में मेरे को मैंने पार्टिसिपेट किया, इन्वाइट किया था मेरे को, और एक मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से जो हमारा सालों से कार्यक्रम चल रहा है उसका हमने MOU भी यहाँ सबमिट किया है गवर्नमेंट में। और मानसिक स्वास्थ्य में भी हम काफ़ी सालों से जुड़े हैं, मेडिकल स्टूडेंट्सों के माध्यम से। हम SMS मेडिकल कॉलेज में करते, RUHS में भी, और दूसरी कंट्रीज, दूसरी स्टेट, दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भी हम इस तरह के सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है उनको यूज़ करते हुए इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं। और राइजिंग राजस्थान एक राजस्थान गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है जो हम कई सालों में पहली बार देखने को मिली इस तरह की। डॉक्टर साहब, मौसमी बीमारियां तो है, लेकिन उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे विश्व पटल पर जो एक चिंता का विषय है वो है जो है सामाजिक तौर पर भी देखा जाए, और लोग जिस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के और जो है वो बढ़ रहे हैं। एक बड़ी चिंता का विषय है कि मानसिक स्वास्थ्य बराबर खराब होता जा रहा है लोगों का। उसमें आपने कहा मोबाइल एक बहुत बड़ा, इंटरनेट एक बहुत बड़ा कारण है। इसको लेकर किस तरीके के अवेयरनेस जो है वो सरकार चला रही है, और किस तरीके से जो है इस पर पार पाया जा सकता है? देखो, मानसिक स्वास्थ्य के लिए राजस्थान गवर्नमेंट नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलता है जी। वो, उसमें हम चिकित्सकों को ट्रेनिंग देते हैं, उसका भी एक मैं पार्ट हूँ। और IMA की भी इस तरह की पहल रहती है कि वो सरकार के साथ मिल के और सरकार को पूर्ण समर्थन देते हुए, और हम कोशिश करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो मानसिक स्वास्थ्य के जो चिकित्सक हैं उनको इस तरह की ट्रेनिंग दें कि वो खुद ट्रेनर बने, और जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो ऐप्स हैं, एप्लीकेशन है, जो AI की बेस्ड मॉड्यूल्स हैं, उनको सीखें, और वो एक बहुत प्राइमरी स्तर पे या बहुत छोटे स्तर पे लोगों को ट्रेंड करें। तो उन ट्रेनिंग का ये प्रभाव होता है कि उस ट्रेनिंग की वजह से जो चिकित्सक है, जो सिंपल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, छोटी छोटी जो परेशानी होती है उसको पहचानना सीख जाता है। अगर वो पहचानना सीख जाएगा तो खुद के बारे में जागरूक हो जाएगा, उसके अपने रिलेटिव के बारे में, टीचर है तो स्टूडेंट्स से के प्रति, उसके प्रति वो इतना जागरूक हो जाता है कि वो तुरंत, किसी को परेशानी होती है तो वो तुरंत डॉक्टर को सलाह लेने के लिए करता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी हम ट्रेनिंग सिखाते हैं जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स होते हैं, जो एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से लड़ने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मोबाइल एडिक्शन है तो आप मोबाइल को सोने से पहले, उठते ही आप ना यूज़ करें। ऐसे बहुत सारी हम उसको हैबिट्स हैं, काउंसलिंग करते हैं। एक बहुत कम्युनिकेशन स्किल और काउंसलिंग एक हमारा इसका पार्ट है, जो हम चिकित्सकों को, स्टूडेंटों को इस तरह की ट्रेनिंग दे के हम कोशिश करते हैं कि आने वाला चिकित्सक इन सब चीज़ों से एक बहुत सक्षम बने और इन चीज़ों से लड़ना सीखे और लोगों को जागरूक भी करे। इसके अलावा हम पूरे राजस्थान में जगह जगह हम रनिंग, मैं जयपुर रनर्स ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो हम रनिंग के इवेंट, साइकिलिंग के ग्रुप भी हम चलाते हैं सालों से, और हम चेस की एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ, तो हम चेस भी खिलाते हैं बच्चों को। हम चेस टूर्नामेंट मेडिकल कॉलेज में आयोजित करते हैं, उससे मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता फैले। इस तरह के जो फिजिकल थेरेपीज के जो मेजर हैं या नॉन ड्रग्स मेजर्स हैं, उनको भी हम कोशिश करते हैं कि लोगों को सिखाएं, जागरूक हों लोग बाग। इस तरह के मेजर्स हम करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जागरूकता की बात चली तो यहाँ पर दर्शकों को जागरूक करना भी जरूरी थी कि पहले जो हम देखें तो पानी जनित, तो पानी की से जो बीमारियां होती थी, मच्छर जनित जो बीमारियां होती थी, वो मलेरिया हुआ करता था। उसके बाद डेंगू में वो शिफ्ट हुआ, और आजकल डेंगू में इतना क्रॉनिक हो गया है कि स्थिति हो जाती है कि ICU तक में लोगों को जाना पड़ता है। तो कहाँ पर वो हम उनको रोक लें, कहाँ पर इस तरीके से स्थिति को काबू में पाया जा सके कि प्रिकॉशन के तहत जो है उन चीज़ों को, क्योंकि जो बीमारियां हैं वो क्रॉनिक होती जा रही है। तो इसको लेकर आप क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेंगू, मलेरिया, ये जो बीमारियां हैं ये पानी से में मच्छर पैदा होता है उससे होती है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरकार तो देखो प्रयास करती है, उसका साल भर तैयारी चलती है उसकी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की, लेकिन जनता को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जागरूक होना जरूरी है। अब जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि जैसे आपके घर के पास पानी इकट्ठा हो गया या पड़ोस में पानी इकट्ठा हो गया, तो आप उस पानी को इकट्ठा नहीं होने दें, क्योंकि अगर वो पानी इकट्ठा होगा और वहाँ मच्छर पैदा होगा तो वो करीब 500 मीटर तक मच्छर वो जाके डेंगू और मलेरिया फैला सकता है जी। एक आप कभी भी आसपास कभी पानी इकट्ठा हो,
साफ पानी और गंदा पानी इकट्ठा हो तो उसको इकट्ठा ना होने दें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जनरली अपन कूलर को लेके बड़े लापरवाह होते हैं। कूलर में पानी इकट्ठा होता है, हर साल कूलर चलाते हैं अपन। कूलर में जो इसके अंडे होते हैं मलेरिया के जो है ना, वो अंडे सालों तक जिंदा रहते हैं, 2-2 साल तक जिंदा रहते हैं। उस पर पेंट कराना जरूरी है। पेंट के मामले में उसको अच्छे से स्क्रब करके पेंट कराना जरूरी है। तो ये इस चीज़ की जागरूकता जनरली नहीं होती लोगों में। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कोई भी पानी इकट्ठा हुआ, अपन कहते हैं भी पानी को चेंज कर दो, लेकिन पानी को चेंज करने के बाद उसके जो पैंदा होता है उसमें जो मच्छर के अंडे चिपके रह जाते हैं। तो जैसे ही आप पानी चेंज करो, अंडे वापस उसमें मच्छर पैदा हो जाएंगे। तो उसको भी रब करके साफ करके दोबारा भरना जरूरी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसके लिए अगर जनता जागरूक होगी तो वो खुद भी बीमार नहीं पड़ेगी और अपने पड़ोसियों में भी मलेरिया और ये नहीं फैलेगा। इसके अलावा एक जैसा आपने डेंगू फीवर का जिक्र किया, तो डेंगू फीवर हो, मलेरिया हो, कोई भी हो, इनके लिए आपको उनके जो सीरियस सिम्टम है, जो जिनकी मॉनिटरिंग जरूरी है, जैसे फीवर है कंटिन्यू, हाई ग्रेड फीवर तो नहीं है, दूसरा उसका डिहाइड्रेशन को मॉनिटर करना जरूरी है, उसके शरीर में पानी की कमी तो नहीं होगी, यूरिन प्रॉपर आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा। ऐसी छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं जिनसे आप ये देख सकते हैं कि उसके सीरियस सिम्टम तो नहीं हो रहे, उनको मॉनिटर करना जरूरी है। ज़्यादातर बीमारियां सब सेल्फ लिमिटिंग होती है, डॉक्टर को दिखाया जाए उनको, और जैसे ही सिम्टम्स ऐसे लगता है कि पहले से वर्ष हो रहे हैं, सिम्टम बढ़ रहे हैं, तो चिकित्सक की सलाह लेके दवाई लेना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी बात है, कई बार होता है जब शुरुआत में हल्का सा फीवर होता है तो लोग खुद ही अपने चिकित्सक खुद बन जाते हैं। तो यहाँ पर दर्शकों को ये भी समझाने की जरूरत है कि खुद का चिकित्सक खुद नहीं बनना चाहिए, डॉक्टरी खुद नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो ये है कि हमेशा दवाई जो लें वो डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि दवाइयाँ के जो है ना दुष्प्रभाव होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दवाइयों के दुष्प्रभाव हों या मेडिकल डिवाइस के दुष्प्रभाव हों या ब्लड प्रोडक्ट के दुष्प्रभाव हों या वैक्सीन के, हर चीज़ के का नेशनल प्रोग्राम चलता है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो आप फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है, तो पूरे देश में हर मेडिकल कॉलेजों में, अस्पतालों में उसके सेंटर होते हैं। तो दवाओं के दुष्प्रभावों को भी सरकार मॉनिटर करती है। अनावश्यक अगर दवा लेंगे, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेंगे तो उसके दुष्प्रभाव होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए बेस्ट दवाई कौन सी है। फिर चिकित्सक आपकी बॉडी वेट से, आपके सारे फंक्शन से, आपकी हिस्ट्री लेके जज करता है कि इसके लिए कौन सी बेस्ट दवाई है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे और फीवर हो। तो चिकित्सक थोड़ा सा इन चीज़ों को जज करता है। आप अपनी मन से दवाई लेंगे, बच्चों को या किसी और को दवाई लिखिए, उसी दवाई को आप रिपीट कर लेंगे, उसी पर्चे को काम में लेंगे, तो हो सकता है वो आपकी दवाइयाँ आपको सूट नहीं करे, आपको उसका एलर्जी हो सकती है, वो नुकसान कर सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप चिकित्सक की सलाह से ही दवाई लें, और एंटीबायोटिक एटलीस्ट अपने मन से ना लें, उसके रेजिस्टेंस होते हैं, उसके दुष्प्रभाव होते हैं। फिर आपको कभी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ी तो एंटीबायोटिक आप पे काम ही नहीं करेगी, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट के एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप प्रोग्राम और एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम से भी आप जुड़े, सबको जागरूक करें। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब, यूँ कहना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद बहुत। तो इस कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।